साथियों नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, इसका जो बैकग्राउंड है, कुछ टर्मोलॉजी है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तब हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी शुरुआत करते हैं। आधुनिक इतिहास ये तभी समझ आ सकता है जब हम इसका बैकग्राउंड समझ सकते हैं। इसका बैकग्राउंड समझने के लिए हमको मेडिवल में एंट्री करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो मध्यकालीन इतिहास है उसको समझना पड़ेगा। और ये जो सीरीज है, ये यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस यानी जो आरएस लेवल का जो एग्जाम होता है स्टेट लेवल पे, उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। जो ऑल जो कॉम्पिटिटिव लेवल है एग्जाम में वो सबके लिए यूजफुल रहेगी। तो हम टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं। तो हमको पता है कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया। 1947 आजादी मिल गई। लेकिन जो 1947 के बाद जो पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 700 से 1206 यानी जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास, जो एडली मेडिवल हिस्ट्री 1206 से 1526 का जो टाइम पीरियड है वो है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली दिल्ली सल्तनत का 1526 से 1707 का जो टाइम पीरियड है वो है मुगल एरा, यानी कि मुगल काल का। जो 1707 से 1947 का जो टाइम पीरियड है वो है आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत का तो हमको 1707 से 1947 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं इसको देखेंगे हम कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ। उसको समझने के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम मेडिवल से ही अटैच कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मेडिवल कुछ जो बेसिक बेसिक टॉपिक है उनको देख लेते हैं। हम मेडिवल में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम जो ऊपर ऊपर के सरफेस सरफेस टॉपिक है उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मुश्किल से 2 या 3 दिन में हम मेडिवल हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिहाजे से समझ जा सकता है, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। हमको पता है कि सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था। आराम आराम से पैसे से समझने का प्रयास करेंगे तो जल्दीबाजी नहीं। मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कहां कहां से आए थे? अरब से आए थे और तुर्क से आए थे। तुर्क से, अरब से आने वाला था मोहम्मद
बिन कासिम। तुर्क है, तुर्क से आने वाले दो थे, एक का नाम था सुमित्रील और दूसरे का नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। तो आपको पता होगा कि सुमित्रील है, इसके दो बेटे थे। छोटे बेटे का नाम था इस्माइल, तो जो बड़ा बेटा था उसका नाम था महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी। आपको पता होगा कि 997 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 997 में इसकी मृत्यु हो गई। तो जो गजनवी पे जो इसने राज कर रखा था सुमुद्दीन में, उसका छोटा बेटा इसके गद्दी बैठ गया। ये बात मोहम्मद गजनवी को बर्दाश्त नहीं हुई, उसने विद्रोह कर दिया अपने छोटे भाई के विरुद्ध। तो इसको हराकर इस फिर गद्दी पे बैठ गया और गजनवी साम्राज्य का ये राजा बन गया। तब 998 में 998 मोहम्मद गजनवी राजा बन गया था इसका। अब मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये जो ईरान का राजा था अल हजाज बिन यसूद, उसका दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक्चुअली पहले होता क्या था, पहले छोटी छोटी रियासतें होती थी है ना, उन पे राजा राज करते थे। वहीं पर दो देश थे, श्रीलंका और ईरान। ठीक है, जो पश्चिमी दक्षिण एशिया में ईरान और श्रीलंका। ठीक है, ईरान और श्रीलंका। श्रीलंका को मोतियों का देश कहा जाता था। श्रीलंका को मोतियों का देश कहा जाता था। इन मोतियों की खबर सुनकर देखकर जो ईरान का राजा था अल हजाज बिन यसूद, ईरान का राजा था अल हजाज बिन यसूद, इसकी नीयत डगमगा गई। तो ना यहाँ आक्रमण करके इसको लूट लाए। तो ईरान के राजा ने अपनी आर्मी श्रीलंका में भेज दी लूटने के लिए। तो श्रीलंका की तोड़ फोड़ कर दी वहां पे राजा की, और वहां से मोतियों को ले आए। मोतियों के साथ यहाँ से 600 से अधिक महिलाओं को बंदी बना के ले आए। तो वो 600 से ज्यादा अधिक महिलाओं को बंदी बना के ले आए। वहीं ईरान के पास एक छोटा सा टापू पड़ता है लुटोरो का। जो लुटेरो है, उनका छोटा सा टापू पड़ता है। उन्होंने क्या किया, जो इनकी आर्मी थी ईरान के राजा की अल हजाज बिन यसूद की, उसको लूट लिया इसने। इनके जो हीरे जवाहरात जो मोतियां थे उनको लूट लिया। 600 से अधिक जो महिलाएं थी उनको भी इन्होंने बंदी बनवा लिया। ये बात अल हजाज बिन यसूद के कानों में लग गई। तो इन्होंने अपने जो दामाद था, जो अरब से आक्रमण करने आया था, मोहम्मद बिन कासिम तो इसका दामाद था, उसको भेजा कि आप जाओ देख के आओ क्या। सॉरी, इसने ईरान के राजा ने सोचा कि यहीं पर एक साइड पड़ता है सिंध का इलाका पड़ता है, एरिया पड़ता है। इसका राजा था बाहिर सेन। जो सिंध है, सिंध का राजा है बाहिर सेन। इसको सब गया ईरान के राजा अल हजाज बिन यसूद को, तो शायद इसी ने किया है, और ये अल हजाज की गलत फहमी थी। तो मोहम्मद बिन कासिम
अल हजाज का दामाद था, ये जाता है सिंध के राजा के पास और कहता है हमारे लोगों को तूने बंदी बना रखा है। ये काफी प्रयास करता समझाने का, लेकिन इसके दिमाग में कचरा भरा था कि इसी ने किया है, क्योंकि उसने ब्रेन वॉश कर दिया, इसी ने किया, तुम जाओ। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे तोड़ फोड़ करता है। तो सिंध के राजा दाहिर सेन है, यहाँ की जो हीरे जवाहरात जो भी इम्पोर्टेंट चीज थी उनको सबको चुरा लाता है। और उसकी जो दो बेटी थी, दो बेटी, उनको भी बंदी बना के ले आता है। बाद में खबर पड़ती है कि ये गलत हो गया। इसी का सैनिक दाहिर से सॉरी कासिम का सैनिक कहता है कि इन लुटेरों ने लूट लिए। तो रास्ते में जैसे ही आते हैं तो इन लुटेरों को भी तोड़ फोड़ करके अपने जो श्रीलंका से मोती लूटे थे उनको ले आते हैं, महिलाओं को भी ले आते हैं यहाँ पे ईरान के राजा के पास। तो ये तो दाहिर सेन है। दाहिर सेन की जो दो बेटी आई थी वो अल हज्जाज बिन यसूद की ऐसा माइंड वॉश करती है, ऐसा षड्यंत्र खेलती है कि अल हज्जाज यसूद उनको अपनी क्या मानने लगता है, बेटियां मानने लगता है, उनको अपनी बेटियां मानने लगता है। और अल हज्जाज का ऐसा षड्यंत्र खेलती है इसके खिलाफ कि ये अपना ही दामाद मोहम्मद बिन कासिम को मार देता है। कौन? अल हज्जाज बिन यसूद। उनकी बातों पर दाहिर सेन की जो बेटियां बंदी बना के लेके आए थे उनकी बातों पर ये क्या करती है, इसका माइंड वॉश करती है, इसके साथ षड्यंत्र खेलती है, इसके इस इसके प्रति नफरत की भावना जागृत करती है इसमें। तो ये इसको मार देता है, किल कर देता है इसको, ठीक है, मार देता है। आगे बात करते हैं अगर मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात करूं तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने एक धार्मिक टैक्स था जजिया कर। ये एक क्या धार्मिक कर था, धार्मिक कर जो किसके लिए था, गैर मुस्लिमों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए। यानी हमारी कम्युनिटी में जो भी रहेगा उसको धार्मिक कर देना होगा, उसकी जान की सुरक्षा रखी जाएगी। अगर वो कर नहीं देगा तो उसकी जान कभी जा सकती है, कोई गारंटी नहीं। उसको धर्म मानने का अधिकार नहीं है खुद का। अगर आप कर टैक्स दोगे, जजिया कर दोगे तो आप अपने धर्म को मान सकते हो और आप यहाँ पर सुरक्षित हो। तो उनके लिए कर मजबूरी बन गया। लेकिन इसने जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने किन के लिए कर छोड़ा, इन्होंने कुछ के लिए नो टैक्स, ऐसों के लिए इन्होंने, बच्चों के लिए बच्चों से कर नहीं लिया, बूढ़ों से नहीं लिया, जो बेरोजगार थे उनसे कर नहीं लिया, जो भिक्षु थे जो संत ब्राह्मण थे उनसे कर नहीं लिया। और इसने विकलांगों से कर नहीं लिया। एंड इसने महिलाओं से इनसे कोई भी कर नहीं लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने एक जजिया कर लगाया, धार्मिक टैक्स था जो गैर मुस्लिमों को लिए था। उनको अपना धर्म मानने की इजाजत थी एंड उनको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी थी। किसके लिए कर दोगे तभी, और इनके लिए कोई कर नहीं था। बच्चे, बूढ़े, बेरोजगार, भिक्षु, संत, ब्राह्मण थे और विकलांग महिलाओं के लिए कोई कर नहीं था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी की बात करते हैं हम। ठीक है, महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी ने क्या किया था, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 17 अटैक ऑन इंडिया। इसने भारत पर 17 अटैक किए थे। तो इसका तो 15वां अटैक था।
15वां अटैक इसने कहाँ किया था? जो गुजरात है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने 15वां अटैक गुजरात के सोमनाथ मंदिर माना जाता है, इस इडियट ने किया। और इसने क्या किया था? जो 28,000 किलो सोना एंड 48,000 किलो चांदी को लूट ले रहा है ये मंदिरों से, ठीक है। 28,000 किलो सोना एंड 48,000 किलो चांदी को लूट ले रहा है। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था? ये सुमुखदीन हमने पढ़ा था अभी, सुमुखदीन की, सुमुखदीन का पिल्ला था ये। किसका था? सुमुखदीन की औलाद थी। एंड ये कहाँ का था? फ्रॉम गजनी का था ये, गजनी का था। आगे बात करते हैं हम, जो मोहम्मद गोरी था, ये कौन था? ये दूसरा आक्रमणकारी था। हमने देखे थे ना अभी, तुर्क के आक्रमणकारी सुबुकदीन, सुबुकदीन 2 औलाद दे ली थी। फिर मोहम्मद गोरी भी आया था। मोहम्मद गोरी क्या है, इसकी स्टोरी को समझने से पहले सबसे पहले इसने क्या किया था? कोइंस चलाए थे, कोइंस लक्ष्मी के, यानी जो हिंदू गॉड गॉडेस है उनके नाम पे इसने क्या कई सिक्के चढ़ाए थे लक्ष्मी के नाम पे, ताकि ये हिंदू लोग है उनको ये लग सके कि ये हमारा हितैषी है। मतलब इस सहानुभूति दिखा रहा था कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मैं तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लक्ष्मी सिक्के चलाए। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। यहाँ समझने का प्रयास करो, इसको हटा देगा हूँ। पृथ्वीराज चौहान, एक सीरियल आता था धरती का वीर पुत्र पृथ्वीराज चौहान। अगर आपने देखा है तो आप इस पिक्चर को इमेजिनेशन करो, सारा याद आता जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कौन था और इसको डिस्कस कर रहा हूँ, समझ आ जाएगा। पृथ्वीराज चौहान है, ये संयोगिता से प्रेम करता था। संयोगिता से, संयोगिता से प्रेम करता था। संयोगिता, इसके पिता कौन थे? इसके जो पिता कौन थे? जयचंद इसके पिता थे। जयचंद बिल्कुल नहीं चाहते थे कि संयोगिता का विवाह इनसे हो, तो संयोगिता के पिता जयचंद अत्यधिक क्रोधित हो गए इन दोनों की नौटंकी देखते हुए। तो गुस्से में आकर उन्होंने संयोगिता का रिश्ता फिक्स कर दिया और किसी दूसरे से शादी कराने के लिए तैयार हो गया और पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित भी नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए जो शादी का मेन गेट होता है, जो एंट्री गेट होता है, वहां पर इसका पुतला खड़ा कर दिया ताकि लोगों का ये स्वागत करे, ऐसा प्रतीत कराया लोगों को। तो संयोगिता ने इसके पुतले पर वरमाला पहना दी। तब ये और क्रोधित हो गया और सडनली पृथ्वीराज चौहान की एंट्री होती है, उसको ले जाता है और ये फिर और क्रोधित हो जाता है। तो ये षड्यंत्र खेलता है इसको मरवाने के लिए। तो जयचंद इसको मरवाने के लिए कहां पर आता है? मोहम्मद गोरी के पास। समझ में आया? जयचंद इसको मरवाने के लिए मोहम्मद गोरी के पास आता है। तो मोहम्मद गोरी भी इससे पहले दुश्मनी थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी इसके क्षेत्रों पर और विस्तार या आक्रमण करना चाहता था ताकि इसको मिल जाए। ये क्या था? मोहम्मद गोरी ये एक तरह का हब्सी था, पैसों धन दौलत, पैसे जमीन जायदाद का हब्सी था। ये पैसे धन दौलत के लिए किसी का भी कत्ल कर सकता था, अपने परिवार का या किसी का भी। इस मोहम्मद गोरी ने कहा, जयचंद ने कहा, आप कितने रुपए लोगे? इतने लोगे, डन। तो पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए मैदान बुलाता है। दिल्ली के पास 100 या 110 किलोमीटर के दायरे में, 110 किलोमीटर के दायरे में तराइन
तराइन का मैदान पड़ता, तराइन जगह पड़ती है, वहां पर इनका युद्ध होता है। तो अब मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है 1191 में। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। क्लियर है? इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, जिसमें जीत पृथ्वीराज चौहान की होती है। मोहम्मद गोरी को ऐसा मार के भगाता है, ऐसा मार के तो दोबारा जीतता नहीं। और फिर मोहम्मद गोरी जाता है अगले साल, फिर वापस आता है डाइट फाइट बना के और अच्छे से सेट सेट बनाकर फिर वापस आता है। फिर मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान का वापस युद्ध होता है 1192 में। इसको हम तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है तो मोहम्मद गोरी के मन में डाउट आ जाता है और नीयत खराब हो जाती है। वो सोचता है जो जयचंद है वो कन्नौज का राजा है और कन्नौज चारों ओर फैला है, तो ना कन्नौज पे आप नियंत्रण कर ले, ताकि इसके आसपास के जितने भी एरिया हैं उसके ऑटोमेटिक नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ लालच में कुछ फूट डाल राज करोगे आधार पर, तो इसने ऐसे ही किया। तो मोहम्मद गोरी ने जो जयचंद है उसको ललकार दिया, उसने कह दिया युद्ध करो, आ जाओ। तो 1194 में 1194 में 1194 में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में 1194 में युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। ये युद्ध एक जगह है, वो याद नहीं आ रही, शायद एक मिनट रुको। और मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 युद्ध होता है। 1194 में युद्ध होता है, जिसे जयचंद का युद्ध कहते हैं, और जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर का युद्ध कहते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। सॉरी, इसमें जयचंद की हार होती है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, यहाँ पर मोहम्मद गोरी की हार होती है। इस हिसाब से मैंने मोहम्मद गोरी के बारे में देखने का प्रयास किया था। ठीक है, आपको इसका पता होगा, इसका जो सैनिक था बख्तियार, इसका सैनिक का नाम क्या था? बख्तियार। सेनापति सैनिक जो भी है, सेनापति से क्या था? बख्तियार। इसके 4 गुलाम माने जाते हैं। माने का इसके 4 गुलाम हैं, मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम हैं। 4 गुलाम है। पहला है कुतुबुद्दीन, तो आज पेज पे लिखते हैं इसको ना। ठीक है, इसके 4 गुलाम हैं, 4 गुलाम है इसके। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुवाचा, इल्तुतमिश, काबिरुद्दीन एल्डोज। इसके 4 नौकर थे, 4 नौकर थे। तो मोहम्मद गोरी के मरने के बाद मोहम्मद गोरी अत्यधिक इसको चाहता था, प्रेम करता था, जो भी है, तो ज्यादा मतलब इसी में कनेक्ट रहता था मोहम्मद गोरी, और ये भी इसकी चापलूस करता था ज्यादातर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक
से कह के गया था मोहम्मद गोल की मेरा सिंहासन मेरी सियासत को तुम संभालना अच्छे से और आगे विस्तार करते रहना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोल का सिंहासन चलाया। फिर तब यहाँ से इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, यहीं से गुलाम वंश की स्थापना हो गई। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना हो गई थी। तो आपको पता होगा 1206 से 1526 ये दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी, ठीक है। यहीं से जो डायनेस्टी है उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। सबसे पहले कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश कब से? 1206 से 1290, यानी 96 से 97 साल इसने राज किया था। दिल्ली सल्तनत इसने इसने राज किया था। इसका जो संस्थापक था वो कौन था? इसका जो संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, क्लियर। इसने जो राजधानी बनाई थी, इसने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। लाहौर सबसे पहले तुर्क वैज्ञानिक इसने लाहौर इसलिए बनाई थी ताकि जो मोहम्मद गोइज को शासन सिंहासन दे के गया था, तो राज व्यवस्था थी तुर्क की इधर को, तो वो उधर को भी नजर रखता जाए और इसने दिल्ली सल्तनत का अपना विस्तार कर रखा था। जो डायनेस्टी बनाई थी यहाँ पर भी नजर रख दिया जाए, इसलिए इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन इसकी 1210 में इसकी मौत हो गई। मुश्किल से इसने 4-5 साल राज किया था, ठीक है। अगर मैं इसके जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है, जो इसके जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहले पता है भारत में सबसे पहले मस्जिद बनाए थे कुतुब इस्लाम, यानी फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया। भारत में पहली मस्जिद बनाई थी इसने। एंड जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार है, इसकी पहले इसमें क्या डिजाइन दिया गया था? कुतुब मीनार बनाए नहीं लेकिन डिजाइन देकर चले गया था। एंड इसमें जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इसका आदेश दिया था बनाने का। कहां पर? ये पता तो अजमेर में। ये तो हमने गुलाम वंश के जो संस्था कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की। इसके मरने के बाद जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश आया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने, ठीक है, यही देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, इल्तुतमिश आया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, अत्यधिक बनाने की कोशिश की। इसने एक टाइटल दिया था, जो उपाधि है, सुल्तान का टाइटल दिया था, सुल्तान का टाइटल दिया था। तो इसकी बेटी का नाम पता है क्या था? रजिया, रजिया, रजिया सुल्तान था, क्लियर है। इसकी बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। एंड इसका जो गुलाम था, इसका गुलाम कौन था? बलबन, ठीक है। इसने जो उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है, इसको उसने क्या क्षतिग्रस्त करवा दिया सालों में। इसने क्या क्षतिग्रस्त करवाया? किसने? इल्तुतमिश ने उज्जैन का जो महाकालेश्वर का मंदिर है इसमें क्षतिग्रस्त करवाया। इसके समय जो कैपिटल थी,
कैपिटल वो क्या थी? दिल्ली। इसके समय जो कैपिटल थी वो क्या थी? दिल्ली थी। ठीक है, इसके समय कैपिटल दिल्ली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसकी। इल्तुतमिश की बात हो गई थी। अब इसके बाद सिंहासन पर कौन आई थी? इसकी बेटी। ठीक है, इसके बाद सिंहासन पर कौन आई थी? इसकी बेटी। इसका नाम था क्या? रबिया सुल्तान। रबिया सुल्तान। ठीक है, रबिया सुल्तान था। अब आप सोच कर देखो, अगर कोई महिला हमारे ऊपर शासन करे तो हमें कैसा लगता है? ये अपनी सोच पे निर्धारित करता है, ये अपने सोचने के नजरिए पे निर्धारित करता है। क्या महिलाएं लड़कियां शासन नहीं चला सकती? आज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं लड़कियां पद संभाल रही हैं। कहीं भी देखोगे तो ज्यादातर जो क्षेत्र में उत्तीर्ण हो रही है वो महिला लड़कियां ही हो रही है। तो पहले दिल्ली सल्तनत में पहली जो बनी थी रज़िया सुल्तान बनी थी। जो इसके जो पिताजी थे, अभी देख रहे इल्तुतमिश, ये एक 40 लोगों की चहलगानी बना के गए थे, ग्रुप, यानी 40 लोगों का जो ग्रुप बना के गए थे, जिसे हम चहलगानी बोलते हैं। ये क्या करेगी? ये चहलगानी ये डिस्कस करेगी किसको हम सेलेक्ट करते हैं, किसको नहीं। ये जनता की ख्वाहिश पूरी करेगी। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम हो रही है जनता के बीच में, इसका समाधान करो। प्रशासन को कैसे चलाना है, कैसा कानून व्यवस्था बनाना है, ये सब का निर्धारण ये करेगा। जैसे कोई मंत्री परिषद है, जो कोई बैठक होती है तो उसकी आगे सभा में बैठ रहते हैं ना लोग, तो उसी हिसाब से ग्रुप बनाया था 40 लोगों का, ताकि ये लोगों की समस्या को दूर करे। ये 40 लोग एक तरह के सांप निकले। जो इल्तुतमिश ने इनको पाला, दूध पिला के पाला, और ये डसने के लिए इसकी बेटी को डसने लगे। तो इन्होंने क्या किया? 40 लोगों ने पता क्या किया? इसको देख इसको मरवाना चाहते थे। तो इसको मरवाने के लिए ये तवर हिंद के राजा अल्तुनिया के पास पहुंच गए। तवर हिंद के राजा अल्तुनिया या इल्तुनिया के पास पहुंच गए और उनसे कहने लगे कि राजा, तुम एक नामर्द हो। राजा गुस्से में हुए, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे राज में एक लड़की शासन कर रही है, हमारे ऊपर कलंक है, तुम नामर्द हो। दुनिया क्या कहेगी, इतिहास क्या कहेगा, कि इतिहास के पन्नों में क्या लिखा जाएगा कि हमारे ऊपर एक लड़की शासन करके गई है। राजा एंग्री हो गया और उसने सोचा ये तो गलत है। इल्तुतमिया ने जंग का ऐलान कर दिया रबिया सुल्तान से। तो रबिया सुल्तान, इसका एक दोस्त था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जलालुद्दीन याकूब याकूब जो इससे क्या प्रेम करता था, इससे विवाह करना चाहता था रबिया सुल्तान से। ठीक है, इससे प्रेम करता था। रबिया सुल्तान ने, इसका जो पहनावा था वो था कुबा। कुबा और लोहा। कुबा यानी एक टोपी होती थी, तो ये होता था ये कोट या कुर्ता टाइप का होता था। जैसे आपने पहले के जो क्वीन और क्राउन वगैरह ये नहीं देखे क्या, जो पहले के महाराणा रहते थे तो ऐसे टोपी पहनते थे, तिरछी टोपी होती थी उनकी, अलग ही टाइप की तिरछी तिरछी से होती थी वो टोपी होती थी। कुर्ता, जैसे ये सिंहासन पर बैठती और तो जैसे जाती थी, उनका जो कुर्ता है वो बस ऐसे घिसलते हो जाता था। देखा नहीं क्या, गाउन टाइप में होता है वो, ऐसे घिसलता। वो उनका क्या वस्त्र पहना हुआ था इनका। ठीक है, वस्त्र पहना था। अगर मैं इसकी कोइंस की बात करूं तो इसके 3 सिक्के चलाए थे इसने, कोइंस ने, सॉरी कोइंस चलाए थे, 3 सिक्के रबी सुल्तान ने। पहला था न्याय की देवी, न्याय की देवी। दूसरा था इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी। एंड तीसरा सिक्का था दिल्ली सल्तनत की महारानी,
दिल्ली सल्तनत की महारानी। इसमें 3 पॉइंट चला है, ये थोड़ा हमने थोड़ा वैसे स्ट्रक्चर देख लिया। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 40 लोग चहलगामी तवर इनके राजा के पास पहुंच गई कि तुम्हारे रहते ये तुम्हारे राजी में लड़की शादी कर रहे, तुम क्या कह रहे हो राजा। तो इनकी दुनिया ने जंग का ऐलान कर दिया और ये हरियाणा पहुंच गए। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान वर्सेस तवर इनके राजा इंतकिलिया, 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 इनके बीच जंग होती है। और जब रजिया सुल्तान को लगता है कि मेरी सैनिक दमादम हल्ला होती जा रही है, तो जो रजिया सुल्तान है जब अपना ये भी उससे थोड़े प्रेम करती थी, जलालुद्दीन याकूत से उससे बोलती है। तो जलालुद्दीन याकूत कहता है कि मैं अपना प्राण दे दूंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, नो फिक्र रहो, आप दो रिश्ता में खड़े हो जाओ। लेकिन जलालुद्दीन याकूत को लगता है सच में अब हमारी हार होने वाली है, क्योंकि उनकी हजारों सेनाएं अब भी ऐसे की ऐसे खड़ी है और हमारे कुछ ही सैनिक 10-20 सैनिक बचे हैं, जीतना नामुमकिन है। तो रजिया सुल्तान का दिमाग लगाती है और उसको शादी का प्रस्ताव भेजती है। 20 जंग में क्या आप उससे शादी करोगे। ये हैंग हो जाता है वहां के वहीं और ये कहता है ठीक है शादी कर लेंगे, क्योंकि ये ही ऐसी थी तो कोई मना नहीं कर सकता था। और इसने कहा दिया शादी, तो इसका दिल टूट गया, मतलब ऐसे डिप्रेशन में चले गया जैसे मर गया हो ये। तो ठीक है इसने शादी कर ली और रात ज्यादा होने के कारण ये कहीं यहीं पर रुक गए थे। कौन सा रजिया सुल्तान, रजिया, रजिया सुल्तान, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन याकूत और जो इल, इल्तुमिया है, वो यहीं रुक गए। तीनों के अलग अलग तंबू थे, अलग अलग तंबुओं में बैठ गए, विश्राम करने लग गए। और चोर, लुटेरे, डाकू वहां पर आ गए और इनके जो ताप छोटे से ताप के तंबू थे इनको जला के चले गए, लूट लाट के इनको चले गए। आज भी जो हरियाणा की जो कैथल, हरियाणा की कैथल जगह पर इनकी समाधि मिलेगी आपको, हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल में आज भी आपको इनकी समाधि देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। हमने इल्तुतमिश की बात की थी। इल्तुतमिश का जो नौकर था, गुलाम, तो उसका नाम था बलबन। उसको थोड़ा सा देख लेते बलबन कौन था। बलबन, बलबन एक वो गुलाम था, ये वो नौकर था जिसमें वो 40 लोगों की जो चहलगामी थी उससे परेशान हो गया कि यार इसको मेरे राजा यानी इसका राजा मालिक एक तो सुनिश्चित था, उसने इनको सरल भी पाला और यही उनकी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है, ये बात बर्दाश्त नहीं। उसमें जो 40 लोगों ग्रुप की चहलगानी थी, 40 लोगों की जो चहलगानी थी उसको कैसे समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, इसे जिंदगी इलाही की उपाधि दे दी, जिले ए इलाही, जिले ए इलाही, यानी हिंदुओं के लिए ये क्या ईश्वर के समान, हिंदुओं के लिए ईश्वर के समान, एंड मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए ये अल्लाह के समान, अल्लाह। लोग, हिंदू लोग इसको ईश्वर मानते थे, मुस्लिम लोग इसको अल्लाह मानते थे, क्योंकि ये काम ऐसा करता था कोई भी इनकी रिक्वायर होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसका सोल्यूशन देता था, आपदा विपत्ति आने पर इसकी सहायता करता था, रहन प्रदान करता था बलबन। ठीक है, बलबन, बलबन को उपाधि दी थी सिजदा व ताऊस,
सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना, सर झुका सलाम करना। और पावस का मतलब होता है कि पैरों में पड़ जाना, पैरों में चुम्मी लेना। पहले करना पड़ता था, लेकिन आज अगर आप किसी दफ्तर में या डीएम ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में या प्रधानमंत्री ऑफिस में या कार्यालय सेक्रेटरी में कहीं पर भी जाओगे, अगर आपसे कोई अधिकारी कहते सुविधा करो, पावस करो, पावस चुम्मी लो, तो आप कहेंगे घंटा, अरे जा काम कर। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान के अनुसार चलने वाले हम नागरिक है। तुम कौन होते हो उनको सुविधा करवाने वाले? हम करे तो करे, ना करे तो ना करे। हमारा स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है। हमको ये राइट प्रोवाइड किया जाए कि किसी के आगे झुकना नहीं, अपना काम कराओ। अगर कोई ऐसा करता है उसके खिलाफ कंप्लेंट करो। तो सुविधा पाओ उसका मतलब होता है सजदा करना, पाओ और पाओ में सर झुकाना। और 40 लोगों के चहल गाने से इसमें समाप्त कर देते। ठीक है, आगे की हम बात करते थे। अगर बात करें इसमें कौन सा सिक्के और चलाए थे, इसमें इसमें टैंका और जीतर के सिक्के और चलाए थे। यानी जो टैंका और जो जीतल है, यानी जो सिल्वर एंड जो कॉपर के जो कॉइन्स थे, कॉइन्स इसमें चलाए थे कितने बलबल में। ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद करने के लिए। लेकिन हम थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ताकि हमको मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करना है। मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कुछ तो वजह होनी चाहिए ना। तो वजह हमको कहाँ मिलेगी? ये मेडिवल हिस्ट्री में मिलेगी। और मेडिवल हिस्ट्री में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, मुश्किल से ये कल कंप्लीट हो जाएगी। मेडिवल हिस्ट्री तो बेसिक स्ट्रक्चर से कंप्लीट हो जाएगा, तो मई से हमको मॉडर्न हिस्ट्री की जड़ पता पड़ेगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 आता है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश आता है 1290 से 1320। तो देखो, खिलजी वंश को समझने से पहले आपको कुछ समझना होगा कि खिलजी वंश है, इसकी स्थापना किसने की। ठीक है, तो खिलजी वंश को समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। इनका जो मोहम्मदन मुसलमान, इनका क्या स्टेटस है, एक्चुअल में ये रियल है या नहीं। और आई थिंक ये 99% रियल है। इनके क्या होता है, इनके जैसे चाचा की लड़की होती है, इनके भाई को दे देते हैं, ऐसा सुना है। कैसे? देखो, जैसे इसकी स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन जो खिलजी, इसने इसकी स्थापना की थी। इसका जो भतीजा था उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। इसने अपनी जो बेटी है, इसकी शादी अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी से करा दी थी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी जो बेटी है इसकी शादी अलाउद्दीन खिलजी से करा दी। और इसने क्या किया था? सत्ता का पार पाने के लिए, स्वयं का प्रभुत्व जमाने के लिए इसने अपने ही चाचा की मृत्यु कर दी। चलो निकलो, शासन करना है हमें, बहुत आए तुम जैसे, बहुत गए तुम जैसे, बड़ी निकलो। थोड़ा कर दिया इसने जलालुद्दीन को। होता है, आगे आगे देखना, इन्होंने खुद के वंश को नष्ट किया, अपने भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी को उठाया है इन्होंने खुद का शासन करने के लिए। पावर एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे रिश्तों को हल्ला कर देती है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी, कुछ कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? दाग और हुलिया, दाग और हुलिया चढ़ाया। दाग यानी होता है
इनकी सेना कहीं पर भी जाएगी, इसकी सेना कहीं पर भी जाएगी, घोड़े, हाथी, घोड़े, गधे, घोड़े जो भी है, जिससे भी जाना चाहेंगे उन पे अलग तरह की मोहर लगा देंगे, मोहर या दाग लगा देंगे, ताकि दुश्मनों की सेना में अगर हमारी सेना मिल भी जाए तो आसानी से उस चिन्ह या मोहर दाग के द्वारा पहचानी जा सके। क्लियर। हुलिया का मतलब यह है कि सेना में भर्ती वही होगा जो कैपेबल है, उनके लिए वस्त्र ड्रेस अलग ही होगी। ये नहीं कोई शर्ट में जा रहा है, कोई टी शर्ट में जा रहा है, कोई बनियान में जा रहा है, ऐसे नहीं। उनके लिए सैन्य ड्रेस अलग ही होगी और इसमें कैपेबल वही होंगे जो युद्ध लड़ने के लायक है, नहीं कि टपोरे चल दिए, पिल्ले खिल्ले चल दिए, ऐसा नहीं। इसके लिए कैपेबल होगी, स्वस्थ की जाएंगे। एंड इसमें सैन्य सुधार किया, सैन्य सुधार यानी सैन्य सुधार का मतलब है अच्छी अच्छी सेना सेलेक्ट की एंड सेना के जो वेतन भत्ते उनको दिया। ठीक है। एंड इसमें जो बाजार मार्केटिंग सिस्टम है, मार्केट सिस्टम प्रणाली, इसमें 50% इसमें टैक्स लगा दिया। ठीक है। एंड इसमें जो होम एंड जो चराई है, जो पशुपालन है, जो होम है, चराई है, होम घर है, जो भी रह रहे हैं उनके लिए टैक्स लगा दिए। जो भी पशु पालन करेगा, कृषि करेगा और चराई करवाएगा, भैंस ढोर जो भी पशु रखेगा और उनको चराने ले जाएगा, उन पर टैक्स लगा देते हैं। एंड इसमें जो एल्कोहल है, जो शराब है, शराब वो उसने बंद करवा दी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। ये छोटा सा सीन हमने देखा था। ठीक है। आज हम बात करते हैं खिलजी वंश के बाद हम बात करते हैं तुगलक वंश की। ठीक है। तुगलक तुगलक आगे बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश, तुगलक वंश की बात करेंगे, इसकी स्थापना किसने की उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं। इसको नंबर 3 है तुगलक वंश। तुगलक वंश पता होगा आपको, 1320 से 1413 टाइम पीरियड। ठीक है। तुगलक वंश है। सबसे पहले तुगलक वंश की स्थापना किसकी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक ने आपको पता होगा, इसमें कैंस यानी कैंस एंड जो पोस्टल पोस्ट सर्विसेज है, सरकोट है, जो नहरे, जो डाक खाने भारत में प्रथम, भारत में सबसे पहले नहर गयासुद्दीन तुगलक ने बनाई थी। भारत में सबसे पहले जो डाक खाने है इसने बनाए थे गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आता है कौन? इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। इसको जलन खान भी कहते हैं, जलन खान की उपाधि भी दिया गया है। इसने क्या किया? इसको टपका दिया, इसने अपने बाप को मार डाला। बेटे पावर एक ऐसी चीज है जो किसी का मर्डर करवा सकती है। गयासुद्दीन तुगलक को टपका दिया किसने? जौन खान ने। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई लिखाई घातक हो सकती है। जो काम करे जरूर नहीं वो सही हो। इसने ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन किए तो सारे फेल्ड हो गए। कैसे? उन्होंने सबसे पहले जो कैपिटल, दिल्ली कैपिटल है, इसको दौलताबाद ले गया। जो दिल्ली है, दिल्ली कहां पर ले गया? दौलताबाद ले गया। और यहाँ देख रहा था, यहाँ पर अत्यधिक अतिक्रमण होने लग गया, बाढ़ आने लग गई और यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति, ऐसी ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई जहां पर रुकना इसका इम्पॉसिबल हो गया। यहाँ पर बाढ़, भुखमरी
और इकोनॉमिक कंडीशंस धीरे धीरे उसको डेफिशिएंसी देखने को मिली, तो ये वापस दौलताबाद से दिल्ली आ गया। ठीक है, नंबर फर्स्ट ये फेल्ड हो गया, पहला कार्य फेल्ड हो गया। नंबर दो, पहला कार्य फेल्ड हो गया, इसमें क्या हुआ, जो सांकेतिक मुद्रा है, जो करेंसी सिस्टम है, सांकेतिक प्रणाली है, ये बनाई इसने, यानी मुद्रा बनाई थी इसने कि मैं सिक्के बनाऊंगा तो मेरी पहचान, मेरी जो वैल्यू आइडेंटिटी है सबके सामने ज्यादा इंक्रीज होगी और सब लोग मुझे जानेंगे और मेरे नाम से सिक्के चलेंगे। लेकिन इसे पता नहीं जनता सबकी बाप होती है, तो वो सिलेक्ट करके भेजती है पैसा सत्ता में, वही तो वोट देके भेजती है सत्ता में कि यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया है ताकि हमारा काम हो जाए। लेकिन अब प्रेजेंट में जनता क्या बेवकूफ बन चुकी है। जी हाँ, प्रेजेंट में जनता बेवकूफ बन चुकी है, जनता सही है, इसके विचार बेवकूफ बन चुके हैं, इसके विचारों में प्रदूषण लग चुका है तरह का। जो भी बड़े बड़े नेता, प्रधान, प्रशासन है, वो इस प्रकार से हमारी भोली भाली जनता का माइंड वॉश कर रहे हैं, जो उनकी सोचने समझने की क्षमता है वो, उन्हें पता है ये गलत है, फिर भी उसका वो विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये पार्टी है तो हमारा वजूद है, ये नहीं तो हम नहीं, ये पार्टी है तो ये आतंकवाद फैला रही है। अब ज्यादा टॉपिक से बाहर जाएंगे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें क्या करेंसी सिस्टम में मुद्रा चलाई थी, तो क्या जनता ने इसको क्या कॉपी कर ली, चलाओ तुम, हम तुम्हारी मुद्रा कॉपी करके बेच देंगे। इन्होंने इसकी जैसी मुद्रा कॉपी कर ली और मार्केट में बेचने लगे, तो ये फेल्ड हो गया। एंड जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किया, एग्रीकल्चर में इसने क्या रिफॉर्म किया, एग्रीकल्चर में इसने रिफॉर्म किया और लोगों को जो भी हेल्प चाहिए, ऋण की या आर्थिक समस्या जो भी है, वो मुझसे मदद करे। इसलिए इसने कृषि डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम था दीवान ए आमिर कोही। इसने जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म यानी कृषि में सुधार किया, और इसने एक डिपार्टमेंट बनाया दीवान ए आमिर कोही, कि लोगों को ऋण की या फाइनेंशियल की, जब कृषि में जो भी समस्या आएगी यहाँ पर आए, अपनी समस्या दर्ज कराएं, ऋण की जरूरत है या किसी और खाद बीज की जरूरत है, यहाँ पर आए, डिपार्टमेंट में आए और संशोधन पाए एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बाद इसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया था, इसने जो इरिगेशन से, जो सिंचाई है, सिंचाई में योगदान किया। इसने क्या किया था, 5 बड़ी नहरें बनवाई थी इसने। ठीक है, 150 के आसपास इसने क्या कुएं बनवाए थे, एंड समथिंग 300 के आसपास इसने क्या पुल बनवाए थे। ठीक है, एंड इसने क्या किया था, जो पहले जो मस्जिद थी, कौन सी मस्जिद है वो, जो भी हो, क्या मतलब, इसमें क्या कुतुब मीनार एंड जामा मस्जिद याद आ रही है, जामा मस्जिद, इसकी क्या करवाई इसने मरम्मत। कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद, इसने मरम्मत किया है। और इसमें जो अपने चचेरे भाई है, इसका जो चचेरा भाई था, चचेरा भाई कौन था इसका, जॉन खान या मोहम्मद बिन तुगलक या जॉन खान के नाम पर इसने जौनपुर बसाया था, या जॉन खान के नाम पर इसने क्या बताया था, जौनपुर शहर बसाया था। तो तुगलक वंश के बारे में देखा था,
एक बार आप जैसे आपकी सुविधा अनुसार इसको कोड करिए, इसको कम स्पीड में देख सकते हैं। एंड मैं एकदम एक्यूरेसी के, मैं इसमें डीपली नहीं जा रहा, एक तरह का आप इसको क्रैक्स कोर्स के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा। जब हम मेडिकल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब हम इसमें डीपली करेंगे। इसी में कम से कम इसी में 15-20 मिनट लग जाएगी इसी तुगलक वंश में, इतना गहराई से पढ़ेंगे इसको हम। तो मेडिकल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब तो इंग्लिश की सरफेस को मोटा मोटा देख रहे हैं, ताकि हमको वो जड़ मिल सके, वो सुराग मिल सके, जो जिससे हम जो हमारा आधुनिक इतिहास है इसको हम शुरुआत कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ये तो हमने बात की थी तुगलक वंश की। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश कुछ ज्यादा खास नहीं, इसमें कम शासन था और इसमें शासन करने वाले भी ऐसे थे आंखों दांतों की तरह। सैयद वंश 1413 से 1451 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? खिजर खान इसके संस्थापक थे। एंड इसमें जो और भी शासन किया मुबारक शाह ने किया था, मोहम्मद शाह ने किया था। एंड इसका जो आदम शाह इन्होंने टाइम पीरियड पर इन्होंने शासन किया था। खिजर खान इसके संस्थापक है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आदम शाह, इन्होंने इसको शासन किया था। इसके बाद हम बात करते हैं सैयद वंश के बाद हम बात करते हैं लोधी वंश के बाद करते हैं लास्ट एंड फाइनल लोधी वंश। इसके बाद हम कल देखने का प्रयास करेंगे, काफी टाइम हो चुका है, आराम से खाना खाइए, सोइए। लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश है। इसकी जो टाइम पीरियड है 451 से 1526। आ गए हमारे 1526 पे। 1206 से स्टार्ट किया था गुलाम वंश। वहां पे आके अटके हैं हम 1526 लोधी वंश पे। ठीक है, लोधी वंश है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोल लोधी थे। ठीक है, इसके बाद कौन आए थे? सिकंदर लोधी। आपको पता हो बहलोल लोधी कहाँ का था? ये आगरा अफगानिस्तान का था। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए अफगानिस्तान का ऐसा पहला शासक कौन सा था, तो लोधी वंश का संस्थापक बना था, तो बहलोल लोधी था। कोई चीज बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सिकंदर लोधी आता। सिकंदर लोधी ने क्या किया था? जो आगरा शहर है, सॉरी आगरा 1505 में, आई थिंक 1504 में, सॉरी 1504 इसने आगरा को बसाया था। और उसके बाद राजधानी 1506 में बनाया था। क्रिस्टल क्लियर है? हाँ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें जो फारसी है, फारसी में किताबें लिखी, इसका नाम था गुलरुखी। किताब का नाम गुलरुखी। ये पहले प्रश्न भी आ चुका है, ये याद नहीं आ रहा। यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न आया था कि सिकंदर लोधी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था? गुलरुखी पुस्तक थी। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिकंदर लोधी के बाद एक ऐसा आता है जिसे सारे नफरत करते हैं, इब्राहिम लोधी, जिसका चाचा का नाम था आसजू खान लोधी। एंड जो इसका जो सूबेदार था, जो इब्राहिम लोधी इसका सूबेदार था, इसका नाम था दौलत खान। ये इडियट क्या करना चाहते थे? इब्राहिम लोधी को देखकर इसने सोचा, यार ये तो इतने सारे तो राज कर रहे हैं,
हमारा क्या होगा कि ये तो मरवाना चाहते थे इसको, क्या मरवाना मरवाना चाहते थे इब्राहिम लोधी को, इसको मरवाना चाहते थे। जो छापे गए थे ये अकबर पर, जलालुद्दीन मोहम्मद, और अकबर नहीं बाबर, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के पास गए थे कि ऐसी ऐसी बात है, इसको निपटाओ साले को, तुम राज करो यार, तुम्हारा अलग संस्था बनाओ, हमको तो नौकर चाकर बना लेना तुम्हारे अंदर, ये चाहते थे। घर का भेदी मंत्र डाले वो साले, वो कंजूस थे ये, इसको मरवा दिए बेचारे को, इसके हाथ जलाल है। और 1526 में जो दिल्ली सल्तनत है वो डैश से उस कर दिया। और फिर 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश आता है, जिसमें आपने सुना होगा बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हम नेक्स्ट वीडियो मुगल वंश से स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है कल न तो परसों 100% ये अपना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री, यानी जो भारत का आधुनिक भारत है उसका इतिहास से शुरुआत करेंगे। मैंने ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ाया, और इसमें क्या क्या डेफिशिएंसी, क्या क्या कमी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में बताने जरूर प्रयास करें, ताकि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिस्पॉन्ड करूं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।